नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आईटीआई फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं अगस्त 2024 में। 7 अगस्त 2024 से एग्ज़ाम डेट है और 27 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान प्रैक्टिकल सीबीटी वो सारे हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हम इम्पोर्टेंट क्लासेज डे बाय डे प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 14 है। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो उन प्रीवियस 13 क्लास को भी समय निकाल कर देखिएगा, क्योंकि हर क्लास में एक से बढ़कर एक टॉप क्वेश्चंस को हमने समझाया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया हुआ है तो, पहली बार जुड़े हैं तो, क्योंकि इसी तरह का अपडेट कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। आपके एग्ज़ाम तक पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लासेज मिलेगी। 100% नंबर की हम आपको गारंटी देते हैं। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, हमारी इन क्लासेज में से होगा। बस यकीन कीजिए और सारे आपको देखने हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे, एग्जैक्ट ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन होंगे जैसे हम आपको इन क्लासेज में करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, पढ़ना है। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें उन 13 क्लासेज को देखना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस भी आपको क्लासेज के रूप में मिल जाएंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको क्लासेज जो है वो और प्रोवाइड करवाएंगे। क्लासेज इंटरकनेक्टेड है, ध्यान रखना। क्लास नंबर 13 को अगर देख कर आओगे तो ही 14 और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये वायरिंग वाला टॉपिक है। 3 क्लासेज में पूरा होगा हमारा, तो एक दूसरे के साथ अगर जुड़ी हुई क्लासेज के रूप में देखोगे तो सही रहेगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने। माय डियर, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि अच्छे नंबरों से वो पास हो सके। आइए सवाल का शुरुआत करते हैं। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है और पूछ रहे हैं कि इस डायग्राम का नाम क्या है। दरअसल मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, हमारे वायरिंग में ना 4 तरह के डायग्राम बनते हैं। ठीक है, और उसमें एक सर्किट डायग्राम आया था, इसमें एक सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और भी आएंगे। दरअसल हम 4 तरह के डायग्राम बनाते हैं। उसमें से पहला होता है लेआउट डायग्राम। लेआउट होता है बस ऐसे सीधी लाइनें खींच दी, अब इनमें तार दिखा दी। अगर 3 वायर जा रही है तो 3 वायर दिखा दी, 2 वायर जा रही है तो 2 दिखा दिया, और यहाँ पे लैंप बना हुआ है तो लैंप का सिंबल बना दिया। ये लेआउट डायग्राम होता है। एक होता है सर्किट डायग्राम, जो इलेक्ट्रिशियन के कनेक्शन समझने के लिए होता है। एक होता है वायरिंग डायग्राम, जिसमें एक्चुअल में तार कैसे कैसे डालेंगे, क्योंकि तार घूमती हुई जाती है तो लंबाई का फ़र्क पड़ता है ना। और एक होता है पूरी वायरिंग होने के बाद आपको कैसी दिखाई देगी, हूबहू वायरिंग के जैसी, जैसा कि ये वाला है। यानी इसमें पूरा आपको पाइप दिखाया है, सेडल्स लगे हुए वो दिखाए हैं, जंक्शन बॉक्स लगे हुए वो दिखाए हैं। तो इसका नाम है इंस्टॉलेशन डायग्राम। हिंदी में बोलते हैं अधिष्ठापन आरेख। इसने तो स्थापना योजना लिखा है, प्लान को योजना लिखते हैं। इंस्टॉलेशन डायग्राम वास्तविक नाम होता है इसका अधिष्ठापन आरेख। डायग्राम को आरेख बोलते हैं। ठीक है ना, तो सी उत्तर सही रहेगा। डायग्राम दोबारा देख लो, चारों आ सकते हैं, ध्यान रखना। सर्किट डायग्राम बहुत आएंगे, वायरिंग डायग्राम की फ़ोटो भी आएगी, लेआउट डायग्राम की भी फ़ोटो आएगी। वायरिंग में टोटल 4 प्रकार के डायग्राम बनते हैं। आगे काम आएंगे, अभी तो नहीं। एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना। अब तो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन तैयार करो, सीधा क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट उसके ऑप्शन पर जाना। आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ करते हैं? पूरा नाम क्या है? आयरन क्लेड डबल पोल। इसी तरह से एक आईसीटीपी भी होता है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। क्लेड का मतलब होता है बाहरी सिस्टम और पूरा जो कवर होता है। इन दोनों की ना एक खास बात होती है, इसमें 2 पोल है, इसमें 3 पोल है। हमारे जो वन वे स्विच होते हैं ना वो सिंगल पोल वाले होते हैं, ध्यान रखना। और इनमें क्या होता है कि जब हम ऑपरेट करते हैं तो केवल एक पोल होता है जो कि मेक और ब्रेक कराता है। यहाँ पर 2 पोल है और ये मैकेनिकल रूप से इंटरकनेक्टेड होते हैं और दोनों एक साथ मेक एक साथ ब्रेक होते हैं। इसमें 3 पोल होते हैं, तीनों एक साथ मेक और ब्रेक होते हैं। तो ये वाले जो है ना आईसीडीपी वाले, ये उस जगह पर काम में लेंगे जहाँ 2 तारें हमें एक साथ काटनी हो, जैसे फेज और न्यूट्रल एक साथ काटना हो, जैसे डीसी में प्लस और माइनस एक साथ काटना हो। कुल मिलाकर के बात समझ में ये आ रही है कि मेन स्विच के रूप में काम में लेंगे। इसने खुद नहीं लिख दिया, ये देखो ये रहा मेन स्विच के रूप में। अब मेन स्विच कहाँ होता है? घर में सिंगल फेज सप्लाई वाला मेन स्विच, उसमें हम डीपी लगाते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। आजकल तो एमसीबी आने लग गई, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। खैर, तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने, सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, एकल कला घरेलू स्थापना में। बताओ याद रह जाएगा क्या क्वेश्चन? मैं विश्वास दिलाता हूँ सीबीटी एग्ज़ाम में आपके जो अगस्त में जिस दिन पेपर देने बैठोगे, सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बस यकीन कर लीजिए, क्लासेस देख लीजिए। हाँ, चैनल से सब्सक्राइब करना ही है, पहली बार जुड़े हैं तो। हम वर्ष 2021, 22, 23
पिछले 3 सालों से लगातार आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो करते आ रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हूबहू आपको करवाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। देखो जो हमारी वायरिंग एसेसरीज़ होती है उनको जनरली 4 से 5 भागों में बांटते हैं, 5 मान लो ओवरऑल, जिसमें एक आता है आपका जनरल क्लासिफिकेशन। मैं इन ऑप्शंस के हिसाब से बता देता हूँ। जनरल क्लासिफिकेशन में आते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे सिलिक रोज आ गया, एडेप्टर आ गया, न्यूट्रल लिंक आ गए, ये सब जनरल एसेसरीज़ में आते हैं, सामान्य वर्गीकरण में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी करना है। पहले तो ये सुन लो, फिर मैं सारे ही बताता हूँ। एक एक करके ऑप्शन देंगे तो मुझे लगता है जल्दी समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हुए ध्यान में रखना, सबको समझ में आ जाएगा। फ्यूज क्या है? एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति, तो इसे सुरक्षा सामग्री में रखा गया है। किस में रखा गया है? प्रोटेक्शन डिवाइस की कैटेगरी में, या सिक्योरिटी डिवाइसेज लिख देना, एक ही बात है। प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी, सेफ्टी भी मान लो, सुरक्षा साधन की श्रेणी में कुल मिलाकर बात ये आ गई। सेकंड हो गया सीलिंग रोज, ये जनरल एसेसरीज में आएगा, एडाप्टर इसी में आएगा, न्यूट्रल लिंक इसी में आएगा। तीसरा है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट को छोड़ दो, स्विच का काम क्या है? किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, ऑन करना, ऑफ करना। हम चाहते हैं तो ऑन हो, हम चाहते हैं तो ऑफ हो, तो कंट्रोल कर लिया, तो ये कंट्रोलिंग डिवाइस में चला जाएगा, नियंत्रण यूनिट में चला जाएगा। उसके बाद में पेंडेंट लैंप होल्डर, पेंडेंट को छोड़ दीजिए, लैंप होल्डर को पढ़िए। क्या काम है? होल्ड करके रखना, इसलिए इनको होल्डिंग डिवाइसेज की श्रेणी में रखा है। हिंदी में बोलते हैं धारक उपसाधन। क्या बोलते हैं? धारक उपसाधन। तो अब यहाँ नाम देखते ही सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। कई बार बच्चा ना क्वेश्चन को याद नहीं रख पाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, तो मैं आपको सारे बता रहा हूँ। भाई फ्यूज किस में जाएगा? सुरक्षा में जाएगा। स्विच किस में जाएगा? कंट्रोलिंग में जाएगा। होल्डर किस में जाएगा? होल्डिंग में। तो सामान्य के लिए क्या बचा? सीलिंग रोज। बताओ सवाल समझ में आया क्या? अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, क्लास पसंद आती है, तो प्लीज़ 2 काम आप कर देंगे। एक तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं नंबर ऑफ लाइक से। सेकंड, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इनको देख सकें, अच्छे नंबरों से पास हो सके। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपके ITI फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं फ्री टेस्ट को। साथ में आप चाहें तो पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, सब तरह के टेस्ट शामिल है। आइए अगले सवाल पर। एक डायग्राम दिखाया गया और रिले का नाम आपसे पूछ रहे हैं। माय डियर, मैं बताता आया हूँ कि डायग्राम वाले आपके जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। रिले वाले चैप्टर में से डायग्राम के 4 क्वेश्चन बनते हैं। 2 आज की इस क्लास में करवाऊंगा, एक पिछली क्लास में हो चुका है। तो ये जो रिले है ना, इसको बोलते हैं ड्राई रीड रिले। सूखा, रीड का मतलब यहाँ पर पढ़ने वाला नहीं है, रीड का मतलब होता है वाइब्रेशंस, कंपन्स जो होते हैं ना, पत्तियाँ टाइप की, जो उसमें आती है। यानी ये रिले ड्राई वाली है। और रीड का मतलब होता है इसमें जो स्प्रिंग टाइप, स्प्रिंग तो नहीं बोलेंगे, स्ट्रिप बोल दो, छड़ी टाइप में, वो मेक और ब्रेक होती है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट है ये कुल मिलाकर के, ठीक है ना। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये वाले कॉन्टैक्ट है इसके, जो यहाँ से मेक और ब्रेक होते हैं, बस, ठीक है। ड्राई रीड रिले इसका नाम है। दोबारा देख लो, बेलनाकार आकृति में डायग्राम बना हुआ है। आपसे ये पूछे कि ये रिले कौन सी है, ड्राई रीड रिले ऑप्शन में कर देना। अच्छा सुनो ध्यान से, ABCD याद मत रखना, कंप्यूटराइज्ड पेपर होगा, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे आ सकते हैं, ठीक है, याद रख लेना बस। ड्राई रीड रिले इसका उत्तर है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, DC श्रृंखला MCB का उपयोग कहाँ करेंगे। DC वाली MCB है, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे देखते ही DC मोटर की तरफ भाग जाते हैं, नहीं। DC वाली जो होती है ना, ये लोकोमोटिव में काम में आती है। मोटर सर्किट के लिए जो होती है ना, वो अलग ही विशेष प्रकार की होती है, ब्लू नोब वाली बोलते हैं उसे, अलग अलग होती है, खैर कलर के हिसाब से भी आती है। और G सीरीज़, L सीरीज़ वो MCBयाँ भी होती है हमारी। अभी इसका उत्तर आपको लोकोमोटिव करना है। लोकोमोटिव क्या है? ये रेलवे का एक सिस्टम होता है, हालांकि उसमें DC सीरीज़ मोटर ही होती है। वैसे तो लोकोमोटिव में हाई ट्रैक्शन, हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाला होता है, ट्रैक्शन जॉब कहलाती है, और कर्षण कार्य में DC सीरीज़ मोटर होती है। तो लोकोमोटिव इसका उत्तर कर देना। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन बहुत शानदार है, सीधा देखने को मिल जाएगा। DC श्रृंखला MCB सर्किट ब्रेकर का प्रकार है, पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये लोकोमोटिव में इस्तेमाल किया जाता है, लोकोमोटिव रेलवे में काम में लिया जाता है। वैसे इसमें DC सीरीज मोटर ही होती है, ट्रैक्शन जॉब की श्रेणी में रखते हैं, खिंचाव कार्य।
अगला सवाल, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज के द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? यानी फॉल्ट आया, अब फ्यूज को उड़ना है। उड़ने के लिए जो फ्यूज ने 2 मिलीसेकंड 4 मिलीसेकंड का जो टाइम लिया था उसे क्या बोलते हैं? तो एक एक करके बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। सर्किट को काटता है इसलिए कट ऑफ बोलेंगे और फैक्टर वो आ जाएगा। टाइम फैक्टर नाम से कोई फैक्टर होता नहीं है। फ्यूजिंग फैक्टर हम बात कर चुके हैं अगेन एंड अगेन, 2-3 बार क्वेश्चन पहले आ चुका है। क्या होता है? वह धारा जिस पर फ्यूज उड़ गया और वह धारा जिस पर फ्यूज की रेटिंग दी गई थी। ये हमेशा इकाई से अधिक होता है। जैसे 10 एम्पियर पे फ्यूज उड़ना चाहिए था, 11 एम्पियर होते ही फ्यूज उड़ गया, फ्यूजिंग फैक्टर 1.1 हो गया। फ्यूजिंग करंट वह धारा जिस पर फ्यूज घटक पिघलकर टूट गया, एम्पियर में होती है। तो अभी आपको सी उत्तर करके आना है। कट ऑफ गुणांक या कट ऑफ कोफिशिएंट या कट ऑफ फैक्टर, ऐसे नाम आएंगे। सवाल समझ में आ रहे हैं? मैं ये उम्मीद मानकर चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहे हैं। कैसे पता लगेगा आ रहे हैं कि नहीं? एक तो इस क्लास के वीडियो को लाइक कर देंगे और दूसरा नीचे कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला हुआ है, उसमें कमेंट करके भी बता देना कि हाँ जी अच्छे से ये समझ में आया, जो भी है आपका ओपिनियन। सवाल, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे अधिक उपयुक्त है, मोस्ट सूटेबल कहाँ है? अब देखो, इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों क्लासेस देख कर आना। प्रीवियस क्लास को अगर आप देख कर आओगे तो उसमें एक सवाल पूछा था कि वायरिंग की ट्री प्रणाली जो होती है ना, वो मल्टी स्टोर बिल्डिंग में क्यों उपयोग की जाती है। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि ट्री सिस्टम कहाँ उपयोग की जाती है, किसके लिए सूटेबल है। अच्छा, ये तो आपके बात कर रहा हूँ मैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भर्तियाँ होती है ITI बेस पर, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर पास करोगे, फिर सेकंड ईयर पास करना है, उसके बाद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी। भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सेम आते हैं, कई बार हमने देखा है इनको आते हुए। तो आप यहीं से आज से अपना बेस मजबूत बनाइए, कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। जब तक नौकरी नहीं लग जाती हम आपका बेड़ा पार करवाएंगे। डी उत्तर आएगा। मल्टी स्टोर बिल्डिंग में हम इसको काम में लेते हैं। फ्यूज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए फॉल्ट फाइंडिंग ईजी होता है। क्यों काम में लेते हैं, कारण पूछे तो बता देना। दोष ढूंढना आसान होता है, फॉल्ट फाइंडिंग इज इजी। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये कुछ स्टैंडर्ड आंकड़े हैं, याद रख लेना। पेपर में सीधा सवाल आएगा तो आपको उत्तर करना है। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार कितना है? यानी एक PVC की कंड्यूट पाइप है, अपने पाइप वायरिंग में नॉर्मल कोल्ड रूप में है, तो आपको इसे मोड़ना है। कितने तक को मोड़ सकते हो? तो वो कहते हैं कि अगर उसका साइज़ 25 mm तक का है ना, तो आप मोड़ सकते हैं। इससे अगर आप मोड़ेंगे तो फिर आपका वो टूटने का रिस्क रहेगा। ठीक है ना? तो सी उत्तर याद रख लो, इम्पोर्टेंट बहुत है क्वेश्चन। देखो, जो डाटा वाले क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट आएंगे आपके पेपरों में। वैसे तो सारे डायरेक्ट आएंगे, खैर एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, वो कंपटीशन एग्जाम में ही चेंज करते हैं, है ना। कंपटीशन एग्जाम में कहाँ क्या चेंजेस आती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो सिंपल चलना है। तो सी उत्तर आएगा। 25 mm जो है वो कोल्ड बेंडिंग का शेप माना गया है, साइज। आपसे सवाल जरूर पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइटिंग सर्किट का नाम क्या है? आपको एक सर्किट दिखाया गया है। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आप क्लास को अच्छे से देख कर आए हैं तो एक सवाल पूछा था, गोडाउन वायरिंग में 4 लैंप को कंट्रोल करना है, कितने 2 वे लगेंगे? मैंने अच्छे से समझाया था और बताता हूँ, सुनना। गोडाउन वायरिंग की यानी वायरिंग को कैसे पहचानना है, एक खास बात होती है कि जितने लैंप होते हैं ना उतने ही स्विच होते हैं। 4 लैंप है, 4 स्विच है। गोडाउन वायरिंग का पहला स्विच हमेशा 1 वे होता है, बाकी सारे के सारे 2 वे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 लैंप को कंट्रोल करना है, टोटल स्विच कितने होंगे? 4। कैसे कैसे? एक होगा 1 वे यानी SP/ST स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, और 3 होंगे SP/DT स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच बोलते हैं। एक DP/DT होता है, एक सिंगल पोल डबल थ्रो होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये बढ़ करके 5 लैंप हो जाते हैं तो टोटल स्विच 5 होते हैं। 1 वे एक ही रहता, 2 वे स्विचों की संख्या बढ़ती जाती है, ये भी ध्यान रखना। 1 वे एक ही रहता है, 2 वे की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पहचान में क्या आया फिर आपका कि पहला 1 वे है, बाकी सारे 2 वे, जितने लैंप उतने ही स्विच। इसका मतलब ये वायरिंग है गोडाउन वायरिंग। और बताता हूँ, सुनिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रस्सी उत्तर गोदाम वायरिंग है। ठीक है, और पकड़ क्या करनी है मैं बताऊँ आपको। टनल वायरिंग की पहचान है, इसके सारे के सारे स्विच 2 वे होते हैं। जितने लैंप कंट्रोल करने हैं उतने ही स्विच होंगे,
और सारे के सारे 2 वे होंगे। स्टेयरकेस वायरिंग हिंदी में बोलते हैं जीने का परिपथ या सीढ़ियों की लाइटिंग। इसमें लैंप होता है 1, स्विच होते हैं 2 और दोनों ही 2 वे स्विच होते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, आपसे ही तो एक्स्ट्रा कौन पूछता है। CBT एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन मिलेगा, पढ़ लेना बस, ये डायग्राम देखना और उत्तर क्या करना, गो डाउन वायरिंग। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना, इसमें हल्की सी गड़बड़ हो सकती है। मान लेना कि वो टनल वायरिंग दे दे तो सारे 2 वे होंगे, उसमें पहचान हो जाएगी, है ना। मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहकर ही करना है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके जो समझ में आ रहा है बस वही कर, मतलब क्वेश्चन देखा वही फेंक रहे हैं उत्तर। नहीं भैया, थोड़ी ध्यान भी रखनी है। 100% नंबर की गारंटी हमने दी है, हमने 100% क्वेश्चन की गारंटी दी है। क्वेश्चन आएंगे, अब करके तो आपको आने पड़ेंगे ना। सवाल देखो, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? पाइप को मोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि सीधे हाथ से लिया और टक कर दिया तो टूट ही जाएगा। इसके लिए ना एक विशेष प्रकार की डिवाइस आती है, उसे हिक्की बोलते हैं। क्या नाम है माय डियर? हिक्की। याद रख लो, नया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है पेपर में आपके सामने। और अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम वाला देख रहा है, बताना जरूर कंपटीशन वाले कौन कौन देख रहे हैं। वैसे तो हमारे साथ ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम वाले ही है, लेकिन वो IT एग्जाम टाइटल देख लेते हैं तो फिर क्लास नहीं देखते, उनको नहीं पता कि बेसिक तो यहीं से तैयार हो रहा है। हिक्की ऑप्शन आएगा इसका, बहुत शानदार क्वेश्चन है और अच्छे से इसे कवर करिएगा। वायरिंग एसेसरीज वाला जो टॉपिक है ना आपका, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MCB का पूरा नाम, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। लेकिन आजकल तो और भी आने लग गए। MCCB का आता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, RCCB का आता है, ELCB का आता है और ABCB, OCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, VCB, सबके नाम याद रखना भाई। छोटा सा एक टॉपिक है, पढ़ लेंगे के बाद। ELCB का उद्देश्य क्या है? पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये हमें लीकेज करंट जब होती है तो हमें ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये रहा, मॉनिटर्स द रेजिडुअल करंट, अवशिष्ट करंट से बचाना। रेजिडुअल करंट को अवशिष्ट बोलते हैं और आजकल है ना इसकी जगह RCCB या RCD आने लग गई। ELCB का मॉडिफाइड रूप है, ये ज़्यादा सेंसिबल होती है। दरअसल ELCB वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल दोनों होती है। करंट कंट्रोल हो तो उसे RCCB बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल को ELCB बोलते हैं। ये ब्रेकर वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं डिटेल से जब थ्योरेटिकल है, अभी तो आपको ज़रूरत नहीं है। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है और रेजिडुअल करंट डिवाइस बोलने लग गए उसको, सर्किट ब्रेकर नाम ना भी बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। B ऑप्शन करना, मॉनिटर द रेजिडुअल करंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत शानदार है, याद रख लेना इसे। और प्रैक्टिकल तो देखो इसके ज़रूरत भी पड़ती है। और मैं अब आपको क्या ही बताऊं कि कंपटीशन एग्जाम के लिए तो आजकल ELCB का क्या महत्व बढ़ गया है। सवाल देखो अगला, आगत बिजली आपूर्ति प्रदान किए जाने वाले कटआउट उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा सवाल हिंदी में कम समझ में आ रहा है, मुझे लगता है इंग्लिश पढ़ोगे तो बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ द फ्यूज़ कटआउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। वो कह रहा है कि एक पावर सप्लाई जो होती है उसकी शुरुआत में आप एक फ्यूज़ कटआउट लगा देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? मतलब मेन लाइन जो आती है फेज न्यूट्रल की, उस पर आपसे फेज पर जो हम फ्यूज़ लगाते हैं उसका कारण पूछ रहे हैं। न्यूट्रल पर क्या लगाते हैं, याद है ना? लिंक लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि लाइन पूरी कंप्लीट को ये चेक करेगा और पूरी भी लाइन हमारी जो है ना वो ओवरलोडेड नहीं है, इस बात की गारंटी देता है। अगर फ्यूज़ नहीं उड़ रहा है तो ये रहा, यह है सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन में अतिभार नहीं है। तो इंश्योर द लाइन इज़ नॉट ओवरलोडेड, लाइन पर कोई किसी प्रकार का अतिभार नहीं है, सिक्योर लाइन है, यूज कीजिए, इक्विपमेंट चलाइए। सवाल अगला, डाई एंड स्टॉक सेट का उद्देश्य क्या है? दरअसल इसने सवाल उल्टा लिखा है, स्टॉक एंड डाई होता है। एक यूँ है, बीच में डाई सी होती है और उसको पकड़ के यूँ घुमा देते हैं। कभी प्रैक्टिकली काम किया हो तो नहीं, तो फिटर वालों की लैब में जाना, उनके पास मिलेगा आपको। सिंपल सवाल, जो हमारे स्टड होते हैं, नट बोल दो साधारण भाषा में, दरअसल अपने तो इलेक्ट्रिकल में तो काम आते हैं, मोटर वाइंडिंग की लीड वगैरह होती है ना, उनको बाहर जोड़ने के लिए। तो लंबे स्टड होते हैं, उस स्टड पर थ्रेड चूड़ियाँ बनाने के काम आते हैं, वो भी बाहरी साइड में, आउटर साइड पर। तो ये हमेशा बेलनाकार आकृति में होता है, ये ध्यान रखना, ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत देखा है। तो है ना, क्या उत्तर करोगे? ये रहा सी में, बेलनाकार पाइप पर बाहरी थ्रेड काटना, ठीक है। बाहरी थ्रेड को हिंदी में चूड़ियाँ बोलते हैं, मतलब बाहर की तरफ चूड़ियाँ बनाना। बताऊँ, ऐसे मान लो ये वाली चीज़ है ना, अब इसमें बाहर जो हमारी थ्रेड होती है ना, उन थ्रेड की बात कर रहा है, ऐसे ये वाली, इस वाले की बात कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अब अपन वो चढ़ा देंगे ना, नट, क्या बोलते हो साधारण भाषा में बताना जरा, है ना।
अगला सवाल देखो, वायरिंग इंस्टॉलेशन परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य है। अब बिना डायग्राम दिए पूछ रहा है, ये कह रहा है कि सर्किट डायग्राम क्यों बनाते हैं। सर्किट डायग्राम होता है दरअसल सीधा, मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो ये एक लैंप है और मुझे इस स्विच से इसको ना कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक न्यूट्रल तार लैंप को सीधी दे दूँगा और एक फेज जो है वो क्या करेंगे, स्विच में से होते हुए दे देंगे। यानी इलेक्ट्रीशियन को अपने काम के बारे में चीज़ें समझने के लिए मुझे कौन सी तार कहाँ पहुँचानी है, यानी किस सर्किट को मुझे कितनी तारें देनी और कैसे देनी है, कुल मिलाकर के कनेक्शन समझने के लिए होता है, या तो दूसरे को बताना हो। क्योंकि मान लीजिए किसी सिस्टम की हम बात करें, कोई पैनल बोर्ड है, तो आज कोई एक टेक्नीशियन काम कर रहा है, कल कोई और होगा, साल बाद में कोई और होगा, तो उनके ना एक पर्टिकुलर ड्राइंग बनती है, वो फिक्स उनके डायग्राम्स होते हैं, उन डायग्राम से ही चीज़ें पकड़ में आती है। तो पढ़ लेना। भौतिक स्थिति दिखाने के लिए पहला ऑप्शन है ना, इसमें तो आएगा इंस्टॉलेशन डायग्राम, अधिष्ठापन आरेख। विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए इसके लिए आएगा आपका लेआउट डायग्राम, एस्टिमेट पता लग जाएगा। पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए कि सर्किट किस लिए डिज़ाइन किया गया है, इसमें भी लेआउट ही कर देना। ये रहा, किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए, डी उत्तर आएगा। ठीक है ना। स्कीमेटिक कनेक्शन या डायग्राम जब हमें बताने हो कि इसमें क्या और कैसे आएगा, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, एल सीरीज़ एमसीबी का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखो एल सीरीज़ एमसीबी जनरल लाइटिंग पर्पज़ के लिए इन्होंने बताई, हालांकि थोड़ा सा मैं इससे सहमत कम हूँ। एल सीरीज़ एमसीबी जो है ना, ये इंडक्टिव लोड के लिए भी होती है, और एक होती है जी सीरीज़। हालांकि आपको वही करना है जो निम्न सीरीज़ में माना गया है, तो इसका ए उत्तर कर देना। सामान्य प्रकाश व्यवस्था, एल सीरीज एमसीबी ऑप्शन है। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूप इन मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दरअसल लूप इन मेथड का मतलब होता है, जैसे ये मान लो जी आपको स्विच लगे हुए हैं, तो वो कह रहा है कि जब इनपुट दे रहे हो ना, तो आपको बारी बारी से तार नहीं घुमानी, यहीं से घुमा लो। तो सिंपल सी बात है, वायरिंग की भी बचत हो जाएगी, तार की भी बचत हो जाएगी, है ना। क्या करोगे, ऑप्शन बताओ। अलग से जोड़ नहीं लगाना, अधिक संख्या में, मोर नंबर टेपिंग कैन बी टेकन, दोष की पहचान आसान, हाँ ये आएगा पी, है ना। नो सेपरेट जॉइंट आर यूज्ड, कोई अलग से जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, वहीं से लूप निकालते रहो, है ना। अगर आपको कहीं तार ले जानी है तो फिर आप नई जगह जॉइंट लगाओगे, नहीं, वो कह रहे हैं स्विच से ही लूप निकाल दो, नई जगह पर जॉइंट आपको नहीं लगाना है। बी उत्तर करना, ठीक है। कोई अलग से जोड़ का उपयोग नहीं किया जाता है, लूप इन मेथड। आगे डायग्राम आएगा तो वो भी दिखा दूंगा। सवाल देखो, प्रदर्शित चिन्ह में x क्या प्रदर्शित करता है। पहले तो देखो ये है आपका लेआउट डायग्राम, और लेआउट डायग्राम में ये x यहाँ लिखा हुआ है और एक लाइन खींची है ना, तो ये बता रहा है नंबर ऑफ वायर्स, यानी इस वायरिंग में आपके कितने तार इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ एक तार आ रही है जो स्विच से आपकी निकल कर जा रही है। यहाँ पर देखो 2 लाइन है तो 2 तारें जा रही है, यहाँ पर 2 लाइन है तो 2 तारें जा रही है, फेज न्यूट्रल। डायग्राम किस प्रकार का है, लेआउट डायग्राम है। अब देखो इंस्टॉलेशन डायग्राम आ चुका है, सर्किट डायग्राम आ चुका है, लेआउट डायग्राम आ चुका है, सारे के सारे आ चुके हैं ना। तो इसमें ऑप्शन क्या करोगे वो तो बताया नहीं, सॉरी, है ना। ये रहा, नंबर ऑफ वायर ऑन दी लिम्ब, उस भुजा पर, उस फलक पर कितनी तारें हैं, ये संकेत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सवाल अगला, वायरिंग की इस विधि का नाम क्या है। यही है वो लूपिंग मेथड जिसकी अभी बात करके आए कि अलग से कोई जॉइंट नहीं लगाना। डायग्राम देख लो अच्छे से और उत्तर देख लेना। लूपिंग बैक मेथड उत्तर कर देना, बी ऑप्शन रहेगा इसके लिए, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ क्लास शेयर जरूर करेंगे प्लीज़। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, आपके IT फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, छोटी छोटी सूचनाएँ टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्लास लेकर आपको फिर मिलेंगे, वायरिंग के कुछ क्वेश्चंस है उनमें। बहुत धन्यवाद।